नमस्कार। फिर से आप सभी का स्वागत है ये गेट इन पेट्रोलियम चैनल में, जहाँ पे रिजर्वायर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किया है। और अब तक हमने क्या देखा है, तो कि अब तक हमने देखा है कि जो हमारी परमेबिलिटी और पोरोसिटी के जो एस्पेक्ट थे वो अब तक हमने डिस्कस किए हैं। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो है सैचुरेशन। ठीक है, तो सैचुरेशन हम स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दी सैचुरेशन। तो अब तक हमने जो पोरोसिटी परमेबिलिटी देखी, उसके क्वेश्चन जो आपको क्वेश्चन बैंक से मिले या कहीं से भी मिला, आप उसे सॉल्व कीजिए। वीडियो से कॉन्सेप्ट देखिए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। टेस्ट सीरीज लगाइए तो आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। नहीं हो रहे तो दोबारा एक बार बुक पढ़ लीजिएगा। तो अब हम बात करेंगे सैचुरेशन की। इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये भी, सैचुरेशन। ठीक है, एक स्टेप आगे। सैचुरेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी होती है पेट्रोलियम के लिए। हमने बोला था कि हमारे पास क्या है, पोर्स है। ठीक है, हमारे पास पोर्स है, उसके अंदर क्या होता है, फ्लूइड होता है। ठीक है, तो इस तरह से अज्यूम कर लेते हैं कि फ्लूइड प्रेजेंट है। अब सैचुरेशन का पहले बेसिक मीनिंग देख लेते हैं। हमने पोरोसिटी को डिफाइन किया था, परसेंटेज ऑफ पोर वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू बल्क वॉल्यूम। इन दिस सेंस हम उसमें क्या कंसिडर करते थे, ये पूरा सेंटर हम अज्यूम किया था 1 मीटर क्यूब का, और उसके अंदर अगर 2 मीटर क्यूब जितना वॉइड है तो हम उसे क्या बोलेंगे, पोरोसिटी। ठीक है, 0.2 मीटर क्यूब जितना वॉइड है। तो अगर हम ये 0.2 डिवाइडेड बाय 1 यानी कि 0.2%, 0.2 इंटू 100% क्या होगा, पोरोसिटी होगी। परसेंटेज निकालना है, सिंपल है। 0.2 डिवाइडेड बाय 1 मीटर क्यूब, ये फ्रिक्शन में हो गया, इंटू 100 कर लेंगे तो 20% क्या हो जाएगी, पोरोसिटी। अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। इसमें जो ब्लू कलर है वो क्या है, फ्लूइड है। ब्लू कलर है वो फ्लूइड है। सैचुरेशन क्या होगा, सैचुरेशन किसी भी लिक्विड का होता है परसेंटेज ऑफ लिक्विड प्रेजेंट विथ रिस्पेक्ट टू पोर वॉल्यूम। ठीक है, मतलब किसी भी लिक्विड का क्या है, ये परसेंटेज है, किसके रिस्पेक्ट में, पोर वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। अब एक स्टेप आगे कैसे हुआ है, जो हमने यहाँ पे ब्लू कलर ड्रॉ किया है जो फ्लूइड है। अब हमने अभी एज्यूम किया है कि सारे पोर्स है वो किससे फिल हुए हैं, वाटर से फिल हुए हैं। तो जितना पोर वॉल्यूम है, जितना पोर वॉल्यूम है उतना ही क्या है, लिक्विड का वॉल्यूम है। तो उस हिसाब से सैचुरेशन ऑफ दैट लिक्विड, जो उसमें ब्लू कलर वाला लिक्विड है, उसका सैचुरेशन क्या हो जाएगा, 100%। और अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरा ग्रेन है और ये इसके अंदर कोई फ्लूइड प्रेजेंस ही नहीं है, ठीक है, कोई फ्लूइड प्रेजेंस ही नहीं है, तो पोर वॉल्यूम जितना ही रहेगा, इज इक्वल टू पोर वॉल्यूम, बट
लिक्विड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उस हिसाब से लिक्विड का सैचुरेशन क्या हो जाएगा, 0% हो जाएगा। अब इसको अगर मैथमेटिक्स के टर्म में लिखना हो किसी भी लिक्विड का सैचुरेशन, तो वो क्या होता है, तो वो होता है टोटल वॉल्यूम ऑफ द पर्टिकुलर फ्लूइड। ठीक है, ये V है, टोटल वॉल्यूम ऑफ द पर्टिकुलर फ्लूइड डिवाइडेड बाय पोर वॉल्यूम। अब और एक चीज़, अगर हम इसमें इफेक्टिव पोर वॉल्यूम लिखते हैं तो ये जो सैचुरेशन है जो निकल के आएगा उसे हम क्या बोल देंगे, इफेक्टिव सैचुरेशन। एंड नॉर्मली यही हमारे काम का होता है, क्योंकि ये हमें इफेक्टिव ही हमने हेल्प करता होता है, लेकिन वो उतना हमारे लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको कभी भी ऐसा नहीं बोला होगा कि इफेक्टिव पोर वॉल्यूम है, आपको पोर वॉल्यूम तो केवल पोर वॉल्यूम ही दिया होगा सैचुरेशन के केस में। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर मैं तीनों के तीनों सैचुरेशन लिखना चाहूँ, SO, SG, SW, ये तीनों की वैल्यू क्या होगी, तो वॉल्यूम ऑफ ऑयल ऑक्यूपाइड बाय द रॉक डिवाइडेड बाय पोर वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ गैस ऑक्यूपाइड बाय द पोर्स डिवाइडेड बाय पोर वॉल्यूम, और ये क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑक्यूपाइड बाय द पोर्स डिवाइडेड बाय पोर वॉल्यूम। ये इक्वेशन 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, ये तीनों के तीनों मिल गए। दूसरी चीज़, जब हम सैचुरेशन निकालते हैं, ये एक प्रकार का परसेंटेज इंडिकेट करता है, और मैंने आगे भी बोला था परसेंटेज विथ रिस्पेक्ट टू एनीवन होता है। यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में परसेंटेज है, पोर वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में परसेंटेज लेना है। ठीक है, और कोई नई चीज़ नहीं है। और एक चीज़ क्या इसमें मान के चलते हैं कि अपना जो पोर वॉल्यूम है, पोर वॉल्यूम, वो पोर वॉल्यूम किसके इक्वल है, वॉल्यूम ऑफ ऑयल ऑक्यूपाइड बाय द पोर्स, ठीक है, वत्ता वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ द वाटर। ये हमें मान के चलना है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें एक रिलेशनशिप होगा। अगर मैं पोर वॉल्यूम को यहाँ पे डिनोमीटर में ले जाऊँ तो मुझे क्या पता चलेगा कि भाई ये 1 हो जाएगा, V0 बाई PV हो जाएगा, SO V गैस बाई पोर वॉल्यूम हो जाएगा SG वत्ता ये हो जाएगा वाटर। तो ये मैंने मान के लिया है। ऐसा मैंने क्यों माना है, क्योंकि ये सब पोर वॉल्यूम जितना तीनों प्रेजेंट है तब सब पोर वॉल्यूम जितना स्पेस रोकते हैं। अगर गैस प्रेजेंट नहीं है तो पोर वॉल्यूम कितना हो जाएगा, V0 प्लस VG, और SG कितना हो जाएगा, 0। तो SO वत्ता SW इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर दो फ्लूइड, अगर ओनली एंड ओनली सिंगल फ्लूइड प्रेजेंट है, तो ऑयल भी नहीं है, गैस भी नहीं है, तो SW क्या हो जाएगा, 100%। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमने ये कंडीशन मान ली है कि अगर ओनली 1 फ्लूइड प्रेजेंट है तो चाहे वो पूरे पोर्स को पेश करता हो या सारे पोर्स को प्लेस ना भी करता हो, लेकिन उसका सैचुरेशन हम क्या निकालेंगे, 100% ही लेंगे। ये कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ से आपको सैचुरेशन का बेसिक फंडा क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, ये अपन के पोर्स है। अब इसमें डिफरेंट फ्लूइड प्रेजेंट है। सपोज करो ये ब्लैक ऑयल प्रेजेंट है, ठीक है, ऐसा ऑयल प्रेजेंट है। फिर थोड़ा बहुत गैस प्रेजेंट है, ये इस कलर को गैस बोल देते हैं। ठीक है, इस तरह से गैस प्रेजेंट है। और रेड वाटर प्रेशर, रेड जितना वाटर प्रेजेंट है। तो इसमें क्या है, ऑयल भी है, गैस भी है और वाटर भी है। पर जैसे कि मैंने फिगर ड्रॉ किया, आप समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाहता हूँ। यस, ऑफ कोर्स ये रिजर्वायर है, ठीक है अपना। तो उसमें गैस कहाँ रहेगा, ऑब्वियसली बात है, गैस कहाँ रहती है, आप सबको पता ही है। गैस की डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। तो गैस ऑलवेज कहाँ पे रहेगा, टॉप पे रहेगा। फिर क्या होगा, ऑयल होगा, जैसे ये ब्लैक कलर मैंने इंडिकेट किया था। और सबसे नीचे क्या रहेगा, वाटर रहेगा। ठीक है, अगर मैं मान लूँ कि ये 100%, ये जो मैंने ये डोम ड्रॉ किया है वो 100% फोर्स है, ठीक है, वो 100 मीटर क्यूब है, या फिर 100%
पोरोसिटी वाला है, उसमें ग्रेन से ही नहीं, मीन्स मान लो कि बकेट ली है और उसमें मैंने गैस, लिक्विड और वाटर को फिल किया है और ऊपर से बकेट का ढक्कन क्या किया है, बंद क्लोज कर दिया है, तो उस केस में गैस, मानो कि ये टोटल वॉल्यूम है 1000 मीटर क्यूब, उसमें से गैस है 5, ऑयल है 30, ठीक है। तो फिर ये कितना हो जाएगा 65। तो ये परसेंटेज क्या होगा, सैचुरेशन का ही परसेंटेज होगा, क्योंकि ये पोर वॉल्यूम है और 100 के हिसाब से जो भी वॉल्यूम होता है उसे ही तो हम परसेंटेज बोलते हैं। तो 100 में से 5 मीटर क्यूब गैस है तो 5% गैस है, 30% ऑयल है और 65% वाटर है। और जब भी दो कंडीशन अगर मैं इसमें बता दूं आपको कि हम आगे जाके अभी फेज एनवेलप देखेंगे तब पता चलेगा। ऑयल रिजर्वायर होता है, अगर ऑयल रिजर्वायर अबो बबल प्रेशर है तो गैस क्या हो जाएगा, गैस तो अभी ऑयल के अंदर डिज़ोल्व होके रहेगा, तो गैस का वॉल्यूम ऑफ द गैस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उस केस में दो ही फ्लूइड है तो SO/SW = 1 हो जाएगा। दूसरी चीज़, ओनली गैस रिजर्वायर है, ठीक है, यानी कि T क्या है, TC से ग्रेटर देन है। ये हम देखेंगे जब हम फेज एनवेलप देखेंगे, पर अभी इसमें गैस वॉल्यूम 0 होता है क्योंकि प्रेशर ही अवेलेबल नहीं है जो गैस को गैस फॉर्म में रखे। गैस क्या होगा, ऑयल के अंदर डिजॉल्व होगा। और T अगर ग्रेटर देन TC है तो उसे बोलते हैं हम गैस रिजर्वायर। तो उस कंडीशन में वॉल्यूम ऑफ ऑयल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और SG/SW क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये बहुत बेसिक सी बात है। अभी के लिए आप सैचुरेशन के कॉन्सेप्ट्स को समझ लो, उसके बाद ये तो टाइप के रिजर्वायर है, हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब ये हो गई बेसिक चीज़। ये क्या है, तो कि ये पोर वॉल्यूम के सामने एक परसेंटेज है, ठीक है। और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तीनों का सम 1 होता है, एक भी दिया होगा और एक को 0 कर दिया होगा तो तीसरा मिल जाना चाहिए, हमें पता चल जाना चाहिए। कई बार SW देंगे और यूज़ करना होगा SO, तो SG तो 0 ही होता है ऑयल रिजर्वायर में, बबल पॉइंट के ऊपर प्रेशर है तो उस टाइम पे SW देंगे और हमें यूज़ करना SO होगा, तो तब गलती ना हो, हम डायरेक्टली SO प्लॉट कर लेते हैं। लेकिन याद रहे तब हमें एक 1 में से उसे सब्सट्रैक्ट करके पुट करना रहेगा, ठीक है। ये बेसिक सी बातें हैं आपको जो एग्ज़ाम में ध्यान रखनी है। लेकिन ये होता है अपना सैचुरेशन। अगर सिंगल लिक्विड प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा, 100% सैचुरेशन हो जाएगा। और अगर एक से ज़्यादा लिक्विड प्रेजेंट है तो जिस परसेंटेज में उनका वॉल्यूम अवेलेबल है पोर वॉल्यूम के हिसाब से, उस हिसाब से हम सैचुरेशन काउंट करेंगे। अब ये कंडीशन हम इसीलिए वैलिड हम मानते हैं क्योंकि रिजर्वायर का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि उसमें जो वाटर होता है वो भी थोड़ा बहुत इनकम्प्रेसिबल है वाटर, पर फिर भी थोड़ा बहुत तो कंप्रेस होता ही है। तो उस हिसाब से जब हम प्रेशर कम करते हैं और कोई भी फ्लूइड प्रोड्यूस होता है तो क्या होगा, फ्लूइड होगा वो अपना उतना तो एक्सपांस होगा कि वो जो पोर्स खाली हुआ, जो पोर्स एम्प्टी हुए उस पोर्स को रिप्लेस कर ले। तो उस हिसाब से ये हम ये कंडीशन लेके चलते हैं कि ये तीनों के वॉल्यूम का सम पोर वॉल्यूम के इक्विवेलेंट ही रहेगा, इक्वल ही रहेगा, नॉट इक्विवेलेंट, इक्वल ही रहेगा। और तीनों के सैचुरेशन का सम 1 ही रहेगा, ठीक है। ये रीज़न है। अब हम बात करेंगे सैचुरेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं। तो सैचुरेशन के लिए 2 मेथड यूज़ होती है। अगर आपकी ड्रिलिंग फ्लूइड की लैब हो चुकी हो तो उसमें आपने ये 2 एक्सपेरिमेंट किए होंगे। अब इसमें देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। पहली मेथड है वो है रिटॉर्ट डिस्टिलेशन, ठीक है। लैब में आपने ये एक्सपेरिमेंट किया होगा। रिटॉर्ट डिस्टिलेशन क्या होता है, पहले तो डिस्टिलेशन क्या होता है, आपके दिमाग में डिस्टिलेशन आएगा तब आप एक ही चीज़ सोचोगे कि क्या होगा, वेपर प्रेशर के हिसाब से कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं। जो बात अगर आप कहीं पे बोलते हो तो उतना इफेक्ट नहीं वो पुट करती जितना मैं बोल रहा हूँ वो बात करेगी। कि वोलेटिलिटी के बेस पे अगर आप किसी 2 फ्लूइड को सेपरेट करते हो तो उसे बोला जाएगा डिस्टिलेशन। तो वोलेटिलिटी डिफरेंट कंपोनेंट्स की डिफरेंट होती है। जैसे कि अगर मैं ऑयल को
पेट्रोल को अगर एटमॉस्फेयर पे खुला छोड़ दूँ तो वो तरत ही क्या होता है, उसकी वेपर हो जाती है, तो उसकी वोलेटिलिटी क्या है, बहुत हाई है। लेकिन अब मैं डीजल को वैसे ओपनली रखूँ तो वो नहीं होता, क्योंकि उसकी वोलेटिलिटी लो है। तो अगर हम उसको, अगर सपोज़ करो इसमें अपना पेट्रोल भी है डीजल भी है, तो क्या होगा, अगर हम इसको हीट देंगे तो क्या होगा, पेट्रोल पहले वोलेटाइल होगा, तब डीजल लिक्विड फॉर्म में होगा। वो टेम्परेचर पे हम अगर इसको हीट दे तो पेट्रोल वेपर होके हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। यही कॉन्सेप्ट यूज़ होता है रिटोर्ट डिस्टिलेशन में, ठीक है। तो आपको पता हो तो जब हमारा क्रूड ऑयल रिफाइनरी में पहुंच जाता है तो उसमें से कट निकलते हैं, C1 कट, C2 कट, C3 कट, C4 कट और हैवी कट, ऐसे। तो ये होता है बेसिकली फ्यूल ऑयल। यहाँ से वेंट भी कर लेते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। फिर होता है C1 कट, फिर होता है यहाँ पे जिस तरह से कट बढ़ते हो वैसे होता है। पहले आएगा नेफ्ता जो लाइट होता है, उसके बाद आएगा केरोसिन आएगा पहले, नेफ्ता के बाद केरोसिन के बाद आएगा पेट्रोल, पेट्रोल के बाद आएगा डीजल, डीजल के बाद आएगा आस्फाल्टीन, आस्फाल्टीन के बाद आएगा, आस्फाल्टीन लास्ट में आता है, उससे पहले आएगा लुब्रिकेशन ऑयल, ठीक है। ये बेसिक सी चीज़ है। आप रिफाइनरी पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, पर हमारे कोई काम की नहीं है, ठीक है। ये केवल नॉलेज के लिए। तो ये जो सेपरेशन होता है पेट्रोल डीजल नेफ्ता का, वो किससे होता है, डिस्टिलेशन से। तो हमारे यहाँ भी वही चीज़ है, हम भी वाटर और ऑयल को क्या करना चाहते हैं, गैस वाटर ऑयल को रिमूव करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये एक डायरेक्ट मेथड है जो यूज़ होता है, जिसमें हम हाई हीट वेपराइज करेंगे, जो क्या करेगी, तीनों फ्लूइड को एक्सट्रैक्ट करेगी। यानी कि तीनों की क्या कर लेंगे हम, ये सपोज़ करो अपना सैंपल है, इसको मैंने क्या किया, हीट दिया, ठीक है। ये क्या है, ये हीट है। ड्राइंग पे मत जाओ, कॉन्सेप्ट समझ लो। यहाँ से अगर हीट होके ये वेपर होके फिर इसको मैं कंडेंसेट करूँगा तो सबसे नीचे कौन सेटल होगा, वाटर। उसके ऊपर कौन सेटल होगा, ऑयल। उसके ऊपर कौन सेटल होगा, गैस। अब ये क्या बोलते हो, ट्यूब बोलते हो या जो भी बोलते हो साइंटिफिक लैंग्वेज में, आप उससे क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो कितना वाटर का वॉल्यूम है, कितना ऑयल का वॉल्यूम है। ये दो मिल जाए, फिर ये दो मेजर कर लिए, उसके बाद तीसरा मेजर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। टोटल वॉल्यूम मेजर कर लो और फिर क्या कर लो, सब्सट्रैक्ट कर लो। यानी कि ये डायरेक्टली हमें दे देगा, इसके अंदर जो वाटर ऑयल और गैस होगा वो क्या होगा, कंडेंस करके हम किसी भी ट्यूब में ले लेंगे तो उसमें डायरेक्टली ये तीनों का वॉल्यूम हमें मेजर करने को मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर ये मेजर्ड वॉल्यूम से हम सैचुरेशन निकाल सकते हैं। अब इस मेथड के बहुत सारे डिसएडवांटेज है। ये मेथड में क्या होता है कि हाई हीट पहले तो रिक्वायर्ड होगा, उतना हीट चाहिए हमें। और अगर बहुत हैवी ऑयल है, हैवी ऑयल की वॉलेटिलिटी बहुत कम होती है, तो वो वॉलेटाइल ही नहीं होगा, तो भाई हम कैसे उसका वॉल्यूम, उसको कैसे हम कंडेंसेट करेंगे। वो तो वॉलेटाइल ही नहीं हुआ, पर वो ऑलरेडी कंडेंसेट फॉर्म में है, तो वो हाई बॉइलिंग पॉइंट और हाई रिक्वायरमेंट होती है, वो इसका डिसएडवांटेज है। वेरी हाई टेम्परेचर पे वाटर का क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। वाटर का क्रिस्टलाइजेशन अगर हो गया तो क्या होगा, अगर वाटर का क्रिस्टलाइजेशन हो गया तो वो हाई वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा, ठीक है। नॉर्मली किसी भी चीज़ को अगर आप क्रिस्टलाइन करते हो तो वो हाई वॉल्यूम, यानी कि जो उसका वॉल्यूम होगा उससे ज़्यादा वॉल्यूम वो अचीव कर लेगा, तो उससे हमारी एक्यूरेसी कम हो जाएगी। और फिर हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, दूसरी एक चीज़ जो टर्म होती है वो है क्रैकिंग। क्रैकिंग यानी कि सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो C6 में से C4 का उत्पन्न होना या प्रोड्यूस होना। यानी कि ये जो लॉन्गर चेन थी वो टूट के किस में आ गई, स्मॉलर मॉलिक्यूल में आ गई। तो ये भी क्या होगा, एक हमारा डिसएडवांटेज होगा, हमें एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिलेंगी। और पूरा का पूरा वॉल्यूम ना मिले तब तक हीटिंग को कंटिन्यूअस रखना भी हमारे लिए चैलेंजिंग होता है। तो इसके अल्टरनेटिव में दूसरी मेथड है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ से कभी क्वेश्चन बना नहीं है, लेकिन हो सकता है टेस्ट सीरीज़ में भी कई बार मैंने ये क्वेश्चन देखा हुआ है किसी भी एक टेस्ट सीरीज में। तो हम बात करते हैं डेंस्टर्क एक्सट्रैक्शन की, ठीक है। किसकी, डेंस्टर्क एक्सट्रैक्शन। हम
क्या करते हैं इसमें, ये एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है। अब अगर आपको डिस्टिलेशन पता चल गया, वोलेटाइल के बेसिस पे वो सेपरेशन कर रहा है, हम उसको हीट दे के हाई, जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है उससे ज़्यादा हीट दे के उसको एक बार उसका वेपर क्रिएट करके उसको फिर कंडेंस करते हैं, तो फिर जो कूलिंग एबिलिटी है जिसकी वोलेटिलिटी हाई होगी और जो वोलेटिलिटी डिफरेंस है उस हिसाब से ग्रेविटी सेपरेशन होगा, यानी कि जो लाइटर कंपोनेंट है जो लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा टेंस होते हैं वो सेटल होना स्टार्ट करेंगे उसके ऊपर, उससे भी थोड़े लाइटर कंपोनेंट उसके ऊपर फुल्ली लाइट कंपोनेंट क्या हो गए, स्टेबल हो गए। जैसे हम रिफाइनरी में डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं वैसे ही हम एक्सपेरिमेंट में भी डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन क्या होता है, सपोज़ ये कोई ऑब्जेक्ट है हमारा जिसमें दो सॉल्वेंट या दो सॉल्यूशन मिक्स है x+y, तो हम क्या करेंगे, जेड एक ऐसा सॉल्वेंट लेंगे जिसको इसमें एंटर करवाएंगे ताकि इधर एक्स जेड फॉर्म हो और y सेपरेट हो जाए, या फिर वाई जेड फॉर्म हो और x सेपरेट हो जाए। ये होता है एक्सट्रैक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये एक्स वाई का जो सॉल्यूशन है तो जेड को हम जैसे ही एंटर करवाएंगे तो एक्स इधर जेड में सॉल्यूबल हो जाएगा, जेड इधर एक्स में सॉल्यूबल हो जाएगा कंडीशन के हिसाब से, और वाई को सेपरेट कर लेगा। और फिर क्या करेंगे, इससे ये दो ऑब्जेक्ट को क्या कर लेंगे, हम सेपरेट कर लेंगे। ये कब यूज़ होता है कि जब x+y यानी कि x और y जिसे हमें सेपरेट करना है वो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही क्लोज हो, तो हम क्या उसमें अगर डिस्टिलेशन यूज़ करेंगे तो क्या होगा, उसमें अगर हम डिस्टिलेशन यूज़ करेंगे तो जो सेपरेशन है वो इफेक्टिवली नहीं होगा, थोड़ा बहुत सेपरेशन होगा क्योंकि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम है, दोनों की कंडेंस होने की एबिलिटी भी सेम होगी। जो पहले वेपर में आया था वो ही हाई वेपर जिसकी फॉर्म, दोनों की हाई वेपर फॉर्म होगी। ऐसा तो होगा नहीं कि एक सेटल डाउन होने की ट्राई करेगा लो वेपर फॉर्म होने की वजह से और दूसरा अबो मूवमेंट लेगा उसकी लो वेपर प्रेशर होने की वजह से। तो वैसे केस में हम एक्सट्रैक्शन यूज़ करते हैं ताकि अगर ये एक्स जेड है वो क्या करेगा, इसके बॉइलिंग पॉइंट पे इफेक्ट करेगा और क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम या ज़्यादा कर देगा, तो हम एक्सट्रैक्शन इजीली कर पाएंगे। और उसके बाद क्या है, ये एक्स जेड है उसमें से एक्स और जेड इजीली सेपरेट हो जाएंगे क्योंकि वो दोनों के बॉइलिंग कंडीशन हम वैसे ही जेड को डिज़ाइन करेंगे कि हम एक्स जेड को भी इजीली सेपरेट कर पाए। तो हमारे पेट्रोलियम के लिए बस इसका प्रिंसिपल जानना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा तो अब इसमें क्या यूज़ होता है, तो एक्सट्रैक्टर तरीके जो ये होता है जेड उसे हम क्या कहते हैं, एक्सट्रैक्टर। तो जो रिमूव हो रहा है उसे हम बोलेंगे एक्सट्रैक्ट, ठीक है। तो हम बेसिकली क्या यूज़ करते हैं इसमें, टॉल्विन। ये एमसीक्यू शायद गेट में आ चुका है कि हम डेंस स्टैक एक्सट्रैक्शन में क्या यूज़ करते हैं, टॉल्विन। तो याद रखिए, हम ऑयल को डिज़ोल्व करना चाहते हैं तो हम कोई भी एरोमेटिक कंपोनेंट जैसे टॉल्विन है, जाइलिन है, ये सब हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमारा जो ऑयल है वो कैसा होता है, एस्पाल्टिन बेस ज़्यादा है, तो हम ये यूज़ कर सकते हैं। पर जो बुक में दिया है वो एक प्रिसाइज आंसर है, टॉल्विन इज़ द मोस्ट सूटेबल। जाइलिन भी यूज़ हो सकता है पर हम लैब में यूज़ टॉल्विन करते हैं। एस्फाल्टिन बेस ऑयल होता है वो इजीली टॉल्विन में क्या होता है, डिज़ोल्व हो जाता है या फिर मिक्स हो जाता है, तो उससे इजीली एक्सट्रैक्शन होता है। और जो पैराफिनिक ऑयल होता है, ठीक है, पैराफिनिक ऑयल होता है उसकी नेचर क्या होती है, वो टॉल्विन और जाइलिन में इजीली नहीं डिज़ोल्व होता बल्कि वो डीजल है लाइट कंपोनेंट में, पैराफिन है लॉन्गर चेन है, एस्पाल्टिन है एरोमेटिक है, तो एरोमेटिक में इजीली मिक्स होगा। लेकिन जो पैराफिनिक है लॉन्गर चेन, वो लॉन्गर चेन कंपोनेंट जैसे कि डीजल है या फिर कैरोसिन है, इसमें इजीली डिस्टिलेट है, इसमें इजीली सॉल्यूबल हो जाता है। लेकिन हमारी जो रेंज होती है ऑयल की जो लैब में आती है वो एस्पाल्टिन मोर ऐसा एज्यूम करके शायद टॉल्विन यूज़ करते हो या उसके पीछे कोई भी दूसरी थियरी भी हो सकती है, पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है गेट के लिए टॉल्विन। इतना जानने के बाद इसमें क्या डिसएडवांटेज है, इसमें डिसएडवांटेज ये है कि हम यहाँ पे पाइप फ्लो की तो बात कर नहीं रही हमारी रिफाइनरी की तरह, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पोरोसिटी वाली फॉर्मेशन फ्लूइड की। तो इसमें अगर
ऑलरेडी के बहुत ही लो है या फिर टाइट फॉर्मेशन है। टाइट फॉर्मेशन हम किसे बोलते हैं? जिसकी के बहुत ही लो हो, जिसमें से फ्लो इजीली ना हो पाए। ये हम लेटेस्ट ट्रेंड में देखेंगे, डिफाइन करेंगे। टाइट रिजर्वायर क्या होता है बेसिकली, उसमें आई डोंट नो एग्जैक्ट फिगर, बट इट माइट बी 0.001 से अगर लेस उसकी परमिएबिलिटी है तो हम उसे टाइट रिजर्वायर तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। सही है, इतना ही होगा। 0.001 से है तो इससे पहले आता है वो होता है सेल। ये शायद सेल गैस के लिए होगा, वो हम वेरीफाई करेंगे, मुझे एग्जैक्टली फिगर याद नहीं है। इसे हम बोलेंगे सेल गैस की बहुत ही कम परमिएबिलिटी है। ये सब अनकन्वेंशनल रिजर्वायर है, ठीक है। इसमें क्या होता है 0.01 मिली डार्सी से अगर कम है तो हम उसे टाइट रिजर्वायर बोलेंगे, ठीक है। 0.01 से फिर 0.001 से इसमें 30 आ जाएगा। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं, वो अब बात किया ही है तो ठीक है। तो हम अनकन्वेंशनल किसे बोलते हैं? अनकन्वेंशनल हम उसे बोलते हैं कि जिसमें 0.1 मिली डार्सी से क्या हो, परमिएबिलिटी लेस हो, उसे हम क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल रिजर्वायर। अनकन्वेंशनल यानी कि जो अपनी जो नॉर्मल मेथड है उस नॉर्मल मेथड से इजीली प्रोड्यूस ना हो पाए। इसमें क्राइटेरिया होता है 0.01 से 0.001, 0.001 से 0.001 और 0.1 से 0.01। इसे बस हमने इसको नाम दे के रखा है, आप चाहो तो वेरीफाई कर लेना। इसे हम बोलेंगे टाइट गैस या टाइट रिजर्वायर, इसे हम बोल देंगे CBM और इसे हम बोलेंगे शेल गैस, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन है जो, ये फिगर एक बार वेरीफाई कर लेना, गलत तो नहीं है, सही है। इसे ही टाइट बोलते हैं, इसे ही CBM बोलते हैं, इसे ही शेल बोलते हैं, पर वो हम देखेंगे आगे जब हम लेटेस्ट ट्रेंड देखेंगे, ठीक है। और ग्रेटर देन 1 है तो उसे क्या बोलेंगे? कन्वेंशनल, ठीक है, मिली डार्सी, जो इजीली प्रोड्यूस हो सकता है। तो अब डेंस डार्क एक्सट्रैक्शन में मेथड क्या है वो हम देखते हैं। देखो हमारे पास क्या क्या डेटा अवेलेबल होना चाहिए। हमारे पास होना चाहिए MD यानी कि ड्राई मास, यानी कि नो फ्लूइड प्रेजेंट, और आई कैन से सैचुरेशन 0%, यानी सैचुरेशन इज 0%। उसका मास होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए? वेट परसेंटेज होने चाहिए, यानी कि वेट मास, यानी कि फ्लूइड प्रेजेंट हो तब। आपको याद हो तो ये दोनों के डिफरेंस है ही हम क्या निकालते थे, याद करो, पोर वॉल्यूम निकालते थे ना। तो ये वही चीज़ है, ठीक है। इसे ही हम पोर वॉल्यूम बोलते थे, ठीक है। तो तीसरी चीज़ क्या होगा, अब यहाँ पे मोर देन 1 सैचुरेशन प्रेजेंट है तो ये दोनों के डिफरेंस से हम क्या डायरेक्टली पोरोसिटी निकाल लेंगे? निकाल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन उसके लिए हमें क्या यूज़ करना होगा? एवरेज डेंसिटी यूज़ करनी होगी। और एवरेज डेंसिटी यूज़ करने से अच्छा है कि वो हमें पोर वॉल्यूम डायरेक्टली ही दे देगा, ठीक है। वो उतना लंबा नहीं करेगा, वो पोर वॉल्यूम डायरेक्टली ही आपको दे देगा। तो आपके पास ये 3 डेटा होना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे फॉर्म होगा, ये तीनों के तीनों डेटा दिए होंगे और फिर क्या बोलेगा? सैचुरेशन निकालने को बोलेगा। और इससे एक स्टेप आगे वो वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ गैस और वॉल्यूम ऑफ ऑयल, क्या ये देगा? क्या लगता है आपको, दे सकता है? ठीक है, ये नहीं देगा, हमें यही तो फाइंड करना है, ठीक है। ये 3 ही देगा। अगर वो ये दे देता है, ठीक है, VW, VG और VO, तो फिर क्या बात बची थी? आप डायरेक्टली यहाँ से निकाल लेते ना। गेट कई बार ऐसे कंफ्यूज कर लेता है, डेटा सामने दे के रखता है, क्वेश्चन लंबा बना लेता है और फिर आपको लगता है कि ओ हो करना क्या था और करके क्या आया, ठीक है। तो
वो डेटा हमें यही फाइंड करना है, ठीक है। इन द सेंस ये 3 डेटा हमारे पास है। अब एक बात यहाँ पे बोल दूँ, इसमें से वो 2 नहीं देगा, एक तो उसे देना पड़ेगा, या फिर वो वॉल्यूम ऑफ गैस 0 बोल देगा, या ऐसा कुछ बबल पॉइंट से ज़्यादा वाला प्रेशर बोल के ये 0 बोल देगा, या वॉल्यूम ऑफ ऑयल 0 बोल देगा। और अगर तीनों के तीनों अननोन है तो उसे 1 देना ही होगा, ठीक है, 1 दे देगा, ठीक है। तीनों में से कोई भी एनी वन इज गिवन। और मेथड भी यही है, एक्सट्रैक्शन में करते भी यही है। हम क्या करते हैं, हम MD ले लेते हैं पहले, फिर MW ले लेते हैं। पोर वॉल्यूम की मेथड हमने देखी थी, वहाँ से पोर वॉल्यूम मिल जाएगा, और फिर ये मेज़र करते हैं किस में, लेबोरेटरी में, ठीक है। अब मैं मान के चलता हूँ कि आपके पास ABC जो मैंने लिया वो अवेलेबल है, और चौथी चीज़ अवेलेबल है वो है वॉल्यूम ऑफ वाटर एक्सट्रैक्टेड, ठीक है, ये भी गिवन है। तो अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ ऑयल एंड वॉल्यूम ऑफ गैस। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू रख लो, ड्राई का मास, वेट का मास, पर वेट का मास ज़्यादा होना चाहिए, ड्राई का मास कम होना चाहिए। पोर वॉल्यूम अपने हिसाब से देख लो, और पोर वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए, VW पोर वॉल्यूम से कम होना चाहिए। ऐसे अपने आप से डेटा जनरेट कर लो। हमारे पास इतना है, अब ये हमें फाइंड करना है। ये एक एप्टीट्यूड टाइप का इक्वेशन हो जाएगा। मैंने फॉर्मूला आपको ऑलरेडी आगे बता दिए हैं, फिर भी अगर आप खुद से ट्राई करो, वीडियो पॉज कर लो, एक बार ट्राई करो, V और VG निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, फिर आगे देखो, ठीक है। तो कैसे फाइंड होगा V और VG, तो वो हम देखते हैं। हमारे पास क्या है, पोर वॉल्यूम, और मैंने बोला था पोर वॉल्यूम क्या होगा, यही तो होगा पोर वॉल्यूम भाई। मैं गिवन डेटा है उसके ऊपर राउंड कर लेता हूँ, ठीक है। ये एक इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन क्या इससे निकल के आता है, देखो हमारे पास क्या है, ड्राई मास है, वेट मास है, ठीक है। ये दोनों जो मास है, ठीक है, ये किस में हो गए, केजी में। तो अब यहाँ मैं जो लिखूँगा वो किस में लिखूँगा, केजी में लिखूँगा। इतनी बात सच है, हाँ सच है। तो ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसका क्या है, मास। तो यहाँ पे कौन कौन से फ्लूइड प्रेजेंट है, मास ऑफ ऑयल, मास ऑफ वाटर वत्ता मास ऑफ गैस, है ना, सिंपल। अब क्या करना है, हमें ये पता है ये डेंसिटी के फॉर्म में क्या लिखा जाएगा, रो नॉट इंटू V नॉट वत्ता रो W VW वत्ता रो G VG। इसमें अब डेंसिटी तो वो देख के ही रखेगा, तो वो लिखना रह गया आगे। तो अगर आपने ट्राई की और आपको लग रहा था कि डेंसिटी देगा कि नहीं देगा, तो ऑब्वियसली डेंसिटी तो देगा ही। तो अब हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल है, ये दोनों अवेलेबल है, ये रोजी भी अवेलेबल है, और ये भी अवेलेबल है। तो अब आप देख लोगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ये दोनों इक्वेशन में क्या अननोन है, V नॉट VG, यानी कि 2 इक्वेशन और 2 अननोन है। तो क्या आप इसे सॉल्व कर पाएंगे, ऑब्वियसली कर पाएंगे। तो यहाँ से आपको VO मिल जाएगा, यहाँ से आपको VG मिल जाएगा, ठीक है। दोनों फाइंड करेंगे, नहीं, एक ही फाइंड कर लो, दूसरा फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। SO होगा V नॉट डिवाइडेड बाई पोर वॉल्यूम, SW हो जाएगा VW डिवाइडेड बाई पोर वॉल्यूम, ये तो दिया ही था, और SG हो जाएगा 1 माइनस SO माइनस SW, ठीक है। तो यहाँ से तीनों मिल जाएंगे। तो ये लेबोरेटरी वाला क्वेश्चन था जो हम गेट में आ सकता है, बेसिक एप्टीट्यूड था। मास का डिफरेंस दिया हुआ है, यहाँ पे मास लिखो, वॉल्यूम दिया हुआ है पोर वॉल्यूम, तो पोर वॉल्यूम लिखो। ये मास का डिफरेंस है वो पोर में रहे फ्लूइड की वजह से आया, इसलिए हमने मास लिखे। तीनों का सम, मास को वॉल्यूम में कन्वर्ट करो, 2 इक्वेशन
two equation, two unknown. You can solve by any method which you know to solve these two equation. ठीक है, सो ये था मेथड टू फाइंड सैचुरेशन। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ द सैचुरेशन। तो टाइप ऑफ द सैचुरेशन कुछ इसमें भी नया नहीं है। फर्स्ट होता है क्रिटिकल सैचुरेशन। क्रिटिकल सैचुरेशन को हम वेरी इजी वे में समझते हैं। चलो अज्यूम करो ये एक प्लेट है, ठीक है, जिससे हम मान लेते हैं ये 100% पोर्स है। तो पोर वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम ही क्या हो जाएगा, पोर वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। 100 मीटर क्यूब ले लो, जितना भी लेना है। तो पहले इसमें इस तरह से कोई फ्लूइड प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये डॉट्स है, तो ये अभी क्या होगा, स्टेशनरी होगा, यानी कि ये डॉट्स मूव नहीं कर सकते। तो मानो कि इनिशियली कितने डॉट्स है, 100 मीटर क्यूब जितना पोर वॉल्यूम लिया और उसमें 10 मीटर क्यूब जितने पोर्स, ये जो वाटर के ड्रॉपलेट है, ठीक है, वाटर ले लेते हैं, तो वो कितने हैं, 10 मीटर क्यूब, यानी कि अभी सैचुरेशन कितना है, 10% है। तो 10% सैचुरेशन में क्या ये पोर्स मूव कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अभी हमने 100% पोरोसिटी ली है, यानी कि जो इस प्लेट का वॉल्यूम है वही पोर वॉल्यूम काउंट कर लिया है, ठीक है। जैसे वाटर अमाउंट इंक्रीज हुई तो क्या होगा, ये जो डिसकंटिन्यूअस पोर्स थे वो क्या हो गए, इस तरह से कंटिन्यूअस होना स्टार्ट हो जाएगा, एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, ठीक है, कॉलिशंस होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये जो हो जाएंगे तो फिर ये क्या होगा, ये कैसे ऐसे मान लो अभी भी सैचुरेशन हुआ 20%, लेकिन अभी भी ये स्टेशनरी है। उसके बाद ये सब एक दूसरे के साथ जुड़ गए और क्या होना, मूव होना स्टार्ट हो गए। स्टेशनरी में से क्या हो गए, मूव होना स्टार्ट हो गए। जैसे ही सैचुरेशन बढ़ा, यहाँ से वाटर एंटर किया तो ये इस तरह से फिर मूव करने लगे, ठीक है। तो जो मानो कि 25% पे आके वो मूव करना स्टार्ट हो गए, तो इसी सैचुरेशन को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल सैचुरेशन, ठीक है। क्रिटिकल सैचुरेशन हम इसे ही बोलते हैं मिनिमम सैचुरेशन रिक्वायर्ड टू कोज द फ्लो, उसे ही हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल सैचुरेशन। फिर वो गैस का हो, ऑयल का हो या वाटर का हो, ठीक है। तो पहला हुआ हमारा क्रिटिकल सैचुरेशन। दूसरा होता है इररिड्यूसिबल सैचुरेशन। ये मोस्टली वाटर के साथ भी यूज़ होगा, ऑयल के साथ भी यूज़ होगा, ठीक है। अब जो हमने ऊपर की स्टोरी बात की थी वही स्टोरी हम समझने वाले हैं, लेकिन रिवर्स मेथड में। यानी कि सपोज़ करो ये भी एक पोर वॉल्यूम है इसका 100 मीटर क्यूब, यानी कि परसेंटेज ले रहा हूँ तो ये 100 मीटर क्यूब ले रहा हूँ। तो अब जो भी वॉल्यूम होगा इसमें वाटर का, मान लो इनिशियली वॉल्यूम वेरी हाई है, मैं बोल रहा हूँ 90 जितना है, ठीक है। 90 मीटर क्यूब क्या है, वाटर है। और मान लो ये यही एग्जाम्पल है, ठीक है, यही एग्जाम्पल है, ठीक है। इसमें क्या था, 25%, यानी कि 25 मीटर क्यूब हो जाए। मैंने 100 मीटर क्यूब पोर वॉल्यूम लिया था, इसलिए 25% क्या हो जाएगा, सीधा 25 हो जाएगा, ठीक है। 25%, 25% या 25% जब सैचुरेशन बिल्ट हुआ तभी वो फ्लो होना स्टार्ट हुआ था। 90 मीटर क्यूब वाटर है और अगर ये वाटर यहाँ से रिमूव हो रहा है, फिर हुआ 80, फिर हुआ 50, पहुँचा 30 पे। जब 30 पे पहुँचा तब ये क्या होगा, जब ये 30 मीटर क्यूब में पहुँच रहा है तब ये क्या होगा, ये इस तरह से होगा कुछ, देख लो,
अभी जस्ट फ्लो होना स्टार्ट हुआ हो वैसा। और जैसे ही ये सैचुरेशन रिड्यूस होते हुए 25 मीटर क्यूब आ जाएगा, 25 मीटर क्यूब तक आ जाएगा, फिर ये फिर से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे और ये मूव होना छोड़ देंगे। तो इसी को बोलते हैं इरिड्यूसिबल सैचुरेशन। सोच रहे में आपको लगता है क्रिटिकल सैचुरेशन ही इरिड्यूसिबल हुआ? यस, दोनों इक्वल होते हैं। एक है हम सैचुरेशन बढ़ाने के टर्म में बोलते हैं, दूसरा है वो हम सैचुरेशन कम करने के टर्म में बोलते हैं। इसका इम्पोर्टेंस क्या है इरिड्यूसिबल का? ठीक है, हमने बोला था अभी कि गैस होता है, ऑयल होता है, वाटर होता है, पर क्या ये वाटर कम्प्लीटली वाटर होता है? नहीं, ये ऑयल है, उसमें भी थोड़े थोड़े क्या होते हैं, वाटर्स के पार्टिकल्स प्रेजेंट्स होते हैं। ठीक है, ब्लू कलर ले लेता हूँ वाटर को बताने दर्शाने के लिए। तो ये वाटर इसमें क्या होगा, ऑलवेज प्रेजेंट होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है वाटर की ग्रेविटी कहाँ होती है। ठीक है, ग्रेविटी कहाँ होती है? डाउनवर्ड होती है। इसी की बात करूँ तो ये कैपिलरी फोर्स है, वो कौन सी डायरेक्शन में होता है? कैपिलरी फोर्स अगर यहाँ पे जो रॉक है, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे, पर अभी के लिए इरिड्यूसिबल क्या होता है वो समझ लो। ये रॉक है, अगर रॉक है वो वाटर को एधर करने की एबिलिटी है, अगर उसको रॉक को आकर्षित करने की उसमें एबिलिटी है, तो उसमें 100% क्या होगा, कैपिलरी फोर्स अप्लाई होगा। और जब भी ये ऑयल और वाटर सेपरेट हो रहे होंगे, यानी कि ग्रेविटी फोर्स वाटर को कहाँ भेज रहा होगा, डाउनवर्ड भेज रहा होगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑयल क्या हो रहा है, ऑयल कहाँ पे मूव हो रहा होगा, वाटर में से अपवर्ड मूव हो रहा होगा, वाटर डाउनवर्ड ट्राई करेगा। और उसी टाइम पे अगर ये रॉक है हमारा, ये अगर वाटर वेट है, तो उसके एडेशन की वजह से वाटर में अपवर्ड फोर्स भी अप्लाई होगा, वो फोर्स होगा कैपिलरी फोर्स। और टाइम चलते हुए ये जब ये वाटर डाउनवर्ड मूवमेंट करके यहाँ पे आने के लिए स्टेबल हो रहा होगा, क्या जब अभी ये स्टेबल नहीं हुआ, मैंने ड्रॉ कर दिया है केवल, लेकिन अभी ये क्या कर रहा है, ऑयल में से निकल के डाउनवर्ड मूवमेंट की ओर चल रहा है। यानी कि ग्रेविटी फोर्स कैपिलरी फोर्स में क्या है, डोमिनेंट है। जब भी इक्विलिब्रियम हो जाएगा, अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात करूं, ठीक है, तो क्या होगा, देखो इनिशियली क्या था, हमारे पास तीनों मिक्स है। ठीक है, ऑयल है, गैस है, वाटर है। उसके बाद क्या हुआ, चलो अभी के लिए गैस को हटा लो, ऑयल और वाटर ही है। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, अपना जो ऑयल है, ब्लैक कलर का ऑयल, वो कहाँ पे मूव कर रहा है, ये देखो ऑयल क्या हो रहा है, अपवर्ड मूव कर रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो वाटर से क्या है, लेस डेंस है। ठीक है, इसीलिए तो उसकी ग्रेविटी की डायरेक्शन, ऑयल की ग्रेविटी किस डायरेक्शन में होगी, ऑयल की ग्रेविटी ऑलवेज अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, जबकि वाटर की ग्रेविटी कौन से डायरेक्शन में होगी, वाटर की ग्रेविटी ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। ठीक है, ये क्या है, ऑयल की ग्रेविटी की डायरेक्शन है। ठीक है, और ये क्या है, वाटर की ग्रेविटी की डायरेक्शन है, ये हमें पता है। ठीक है, ये बात मत भूलना, ऑयल ऑलवेज टेंड्स टू गो अपवर्ड, गैस ऑलवेज गोज टू टेंड्स टू अपवर्ड, बिकॉज उसकी ग्रेविटी क्या होती है, अपवर्ड क्यों मूव कर रहा है, ऑयल की ग्रेविटी कम होने की वजह से वो अपवर्ड मूव कर रहा है। ठीक है, वाटर की ग्रेविटी डाउनवर्ड होने से वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है। अब ऑयल के भी टाइप होते हैं, अगर वो वाटर से भी हैवी ऑयल है तो फिर उसकी ग्रेविटी डाउन हो सकती है, लेकिन मैं किस ऑयल की बात कर रहा हूँ, वेरी लाइट ऑयल की बात कर रहा हूँ, वो हम देखेंगे आगे फेज एनवेलप और टाइप्स ऑफ रिजर्वायर में। पर अभी के लिए क्या है, वाटर कहाँ मूव कर रहा है, डाउनवर्ड, और ऑयल कहाँ मूव कर रहा है, डाउनवर्ड। उसके बाद जब अपना जो रॉक है उसमें सपोज करो ऑयल यहाँ पे आ चुका है, वाटर यहाँ पे आ चुका है, लेकिन ये जो रॉक है वो कैसा है, वाटर वेट रॉक है। ठीक है, अगर ये रॉक वाटर वेट है तो जो अपना वाटर जब ऑयल में से डिस्प्लेस हो रहा है या ऑयल वाटर में से डिस्प्लेस हो रहा है, तो ये रॉक की एधर या आकर्षित करने की एबिलिटी की वजह से इसमें कैपिलरी फोर्स कहाँ पे होगा, अपवर्ड होगा, और वाटर के डाउनवर्ड क्या होगा, ग्रेविटेशनल या ग्रेविटी फोर्स होगा। कैपिलरी फोर्स हम देखेंगे तब हम देखेंगे कि
अगर वाटर वेट रॉक है तो कैपिलरी क्या होगी, राइज होगी। उसी वजह से ये फोर्स कहाँ मिल रहा है, अपवर्ड मिल रहा है, ठीक है। अगर वही रॉक ऑयल वेट होता तो कैपिलरी भी डाउनवर्ड मिलती और ग्रेविटी भी डाउनवर्ड मिलती, तो जो ये सेपरेशन है वो इफेक्टिवली होता। लेकिन हमने क्या माना है, वाटर वेट रॉक हमने काउंट किया है, तो उसी हिसाब से कैपिलरी राइज होगा, वो हम आगे देखेंगे। कैपिलरी फोर्स अपवर्ड होगा और ग्रेविटी फोर्स कहाँ होगा, डाउनवर्ड होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से जब इक्विलिब्रियम हो जाएगा, यानी कि कैपिलरी और ग्रेविटी फोर्स की इफ़ेक्ट अपनी चरम सीमा पे पहुंच जाएगी, यानी कि नेगलेक्ट होने की तरफ आएगी, तब यहाँ पे ऑयल होगा, यहाँ पे वाटर होगा, लेकिन कुछ वाटर के ड्रॉपलेट्स डिसकंटिन्यूअस फेज में ऑयल में होंगे। तो ये जो ड्रॉपलेट्स यहाँ पे मिलते हैं उसे ही हम बोलते हैं इररिड्यूसिबल सैचुरेशन, ठीक है। वैसे ही जब ऑयल इसमें से सेपरेट हो रहा होगा तो इसमें ऑयल के भी कुछ ड्रॉपलेट्स मिलेंगे, जिसे बोलेंगे हम, ये वाटर का था और ये इररिड्यूसिबल ऑफ ऑयल सैचुरेशन। पता चला ऐसा क्यों होता है। अभी उतना समझ में नहीं आया होगा कैपिलरी क्यों राइज कर रहा है, क्योंकि ये वाटर वेट है, ठीक है। तो वाटर थोड़ा बहुत क्या होगा, वहाँ पे आकर्षित होगा, और जब भी सैचुरेशन बिलो क्रिटिकल सैचुरेशन पहुँच जाएगा उसके बाद वाटर मूव करना स्टॉप कर देगा। वो सैचुरेशन को ही हम क्या बोलते हैं, इररिड्यूसिबल वाटर सैचुरेशन, ठीक है। तो अब ये मूव करना छोड़ देगा और वो ऑयल में स्टेबल हो जाएगा, और उसी की वजह से ऑयल वाटर कॉन्टैक्ट और वाटर ऑयल कॉन्टैक्ट जो बोलते हैं वो ट्रांजिशन जोन फोर्स होते हैं, ठीक है। और इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा, जो ये इररिड्यूसिबल सैचुरेशन है उसमें क्या हो जाएगा, कैपिलरी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि हम आगे देखेंगे कैपिलरी सैचुरेशन पे डिपेंडेंट होता है। और हमने जैसे 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 सैचुरेशन क्या किया, वाटर का सैचुरेशन जैसे ही कम हुआ वैसे ही उसमें कैपिलरी बढ़ जाएगा, ठीक है। वो हम देखेंगे कैपिलरी वर्सेस सैचुरेशन का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और अभी के लिए ये इतना याद रखो कि यहाँ पे क्या होता है, सैचुरेशन वाटर का कम होने की वजह से कैपिलरी फोर्स डोमिनेंट हो जाते हैं और वो इरिड्यूसिबल वाटर को वहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। और वो कंटिन्यूस फेज में नहीं होता, और इसे हम कैपिलरी ग्रेविटी इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। तो ये था हमारा सैचुरेशन का दूसरा टाइप। अब इसके अलावा बहुत सारे सैचुरेशन होते हैं। इरिड्यूसिबल ऑयल सैचुरेशन अगर हम निकालना चाहे तो सिंपली कैसे निकाल सकते हैं, वो सिंपल ही है। इरिड्यूसिबल ऑयल सैचुरेशन क्या होता है, जो ट्रैप्ड ऑयल है, यानी कि जो वाटर में ट्रैप हुआ है। क्यों, अब ऑयल की बात कर रहे हैं तो ऑयल की क्या अपवर्ड होती है, ग्रेविटी अपवर्ड होती है, ठीक है। लेकिन ये मैं ऑयल के सेंस में बात कर रहा हूँ, आगे जो हमने बात की वो वाटर के सेंस में थी। ऑयल की ग्रेविटी अपवर्ड होती है, लेकिन जो रॉक होता है, अगर ऑयल और वाटर दोनों प्रेजेंट है तो रॉक ज़्यादा टेंस किसे करता है, वाटर को, यानी कि वाटर वेट रॉक है। तो वाटर वेट रॉक है और उसमें ऑयल है, तो कैपिलरी क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा, ठीक है। क्यों डाउन हो जाएगा वो हम आगे देखेंगे, क्योंकि एक वाटर वेट रॉक है तो ऑयल को उतना हेल्प नहीं करेगा, ठीक है। तो कैपिलरी क्या होगा, राइज नहीं होगा, कैपिलरी डाउन होएगा, ठीक है। वो वेटेबिलिटी पे डिपेंडेड है, हम आगे देखेंगे। तो उस हिसाब से जब इक्विलिब्रियम हो जाएगा, सैचुरेशन ऑयल का जैसे 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 कम होता जाएगा वैसे 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 कैपिलरी फोर्स भी क्या हो जाएगा, ठीक है। जैसे 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 ऑयल मूव करेगा उसके बाद यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस फेज में थोड़ा बहुत ऑयल रुक जाएगा, ठीक है। तो जो थोड़ा बहुत ऑयल रुक जाएगा उसे ही हम इरिड्यूसिबल ऑयल या ट्रैप्ड ऑयल बोल देंगे, ठीक है। तो ट्रैप्ड ऑयल डिवाइडेड बाय 4 वॉल्यूम से हम SOR निकाल सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा ग्रेविटी और कैपिलरी वाला कॉन्सेप्ट समझना इम्पोर्टेंट है, तो ठीक है। तो कैपिलरी की डायरेक्शन पे मत जाओ, कैपिलरी वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा जैसे जैसे वाटर का सैचुरेशन कम हो जाएगा। ग्रेविटी डाउनवर्ड लग रही थी
उसे क्या करेगा, नेगलेक्ट कर देगा। वो कैपिलरी फोर्स डोमिनेंट हो जाएगा जैसे जैसे सैचुरेशन कम होगा, और जैसे ही क्रिटिकल सैचुरेशन पहुंच जाएगा और उसके जस्ट बिलो वाला सैचुरेशन, ऊपर के केस में 25% लिया था, वो 24% हो जाएगा। ये पूरा वाटर था वो कैसे डिसकंटिन्यूअस फेज में आ जाएगा, और ये डिसकंटिन्यूअस फेज है वो फिर मूव नहीं कर सकती, वो स्टेशनरी हो जाएगा, और उसे ही हम इरिड्यूसिबल बोलते हैं। और ऐसी सेम चीज़ ऑयल के साथ कहाँ होती है, वाटर में होती है। तो वो जो वाटर में ट्रैप ऑयल होता है उसे ही हम इरिड्यूसिबल ऑयल सैचुरेशन बोलते हैं, और ये क्रिटिकल इरिड्यूसिबल सैचुरेशन थे। अब आगे बात करते हैं एवरेज सैचुरेशन की। एवरेज सैचुरेशन फॉर गिवन लिक्विड, आइदर वाटर, ऑयल और जो भी दिया हो, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे, समेशन SI phi I HI डिवाइडेड बाय समेशन phi I HI। एस एवरेज लिखना है तो कैसे लिखोगे, देखो आगे पोरोसिटी में भी देखा था, इसमें भी देख रहे हैं। हमें क्या याद रखना है, जिसका एवरेज लेना है वो बॉटम पे नहीं आएगा। फाई का एवरेज लेना था तो देखना कहीं पे भी डिनोमिनेटर में फाई नहीं था, वैसे ही जिसका सैचुरेशन लेना है वो डिनोमिनेटर में नहीं आएगा। तो एस एवरेज क्या लिखेंगे, S1 phi1 H1 S2 phi2 H2 प्लस जितने हैं उतने डिवाइडेड बाय phi1 H1 प्लस phi2 H2। तो ये हो गया सैचुरेशन। नाउ फैक्टर इफेक्टिंग ऑन दी सैचुरेशन, ठीक है। तो दो फैक्टर है जो इफेक्ट करते हैं, और वो इफेक्ट इसलिए बहुत ही सिंपल है। देखो, एक तो इन्वेंशन होता है मड का, इन्वेंशन ऑफ मड क्या होता है, जब हम ड्रिलिंग करते हैं, ठीक है, जब हम ड्रिलिंग करते हैं तो हमारा जो मड होता है, हम जो कटिंग्स नीचे, जो कटिंग्स डाउन होल में इकट्ठा होते हैं उसको रिमूव करने के लिए मड यूज़ करते हैं। वो क्या हो जाए, इसके अंदर इन्वेंशन हो जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, अगर ये वाटर बेस्ड मड है, ठीक है, अगर ये वाटर बेस्ड मड है तो क्या होगा, वाटर सैचुरेशन को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, ठीक है। और ऑयल को क्या कर देगा, डिस्प्लेस, ठीक है। अब इसे कैसे समझना है, मैंने पहले भी बोला था जब वाटर और ऑयल दोनों प्रेजेंट है तो हमारा रॉक ऑलवेज क्या ट्राई करेगा, वाटर वेट होने को ट्राई करेगा। और वाटर वेट होने को ट्राई करेगा तो जैसे ही वाटर बेस्ड मड जिसमें वाटर ज़्यादा होता है, वैसा अभी के लिए समझ लो, तो वाटर क्या होगा, वाटर का सैचुरेशन इंक्रीज हो जाएगा, तो उसमें जो ऑयल होगा वो इजीली डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है। पर अगर मैं बात करूं कि अपना रॉक ये ऑयल वेट होता, मान लो अभी के लिए मानना है, बहुत सारे रॉक है जो एक्सेप्शन है, ठीक है, अपवाद है, अपवाद होते हैं जो वाटर वेट नहीं होते, ऑयल वेट होते हैं। और उसमें अगर वाटर एंटर होता तो वाटर क्या होता, नॉन वेटिंग फेज होता, और ऑयल क्या होता, वेटिंग फेज होता। तो उस केस में क्या होता, ऑयल डिस्प्लेस ना होगा, ठीक है, ऑयल डिस्प्लेस नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता, क्यों वाटर ऑयल डिस्प्लेस नहीं हो पाता, अगर ये ऑयल वेट होता तो उसमें ऑयल का सैचुरेशन क्या होता, बिलो क्रिटिक, सॉरी, अगर ये ऑयल वेट रॉक होता और अगर इसमें वाटर एंटर होता, ठीक है, तो इसमें वाटर क्या है, नॉन वेटिंग फेज है। तो नॉन वेटिंग फेज जब ऑयल वेट रॉक में एंटर होगा तो जब तक वाटर का सैचुरेशन क्रिटिकल सैचुरेशन से ज़्यादा ना हो, किससे ज़्यादा ना हो, क्रिटिकल सैचुरेशन से ज़्यादा ना हो, तब तक वो फ्लो नहीं होता। और उसी केस में ऑयल वेट रॉक में ऑयल भी अगर प्रेजेंट होता, ठीक है, तो ऑयल का भी जो क्रिटिकल सैचुरेशन है उससे ज़्यादा उसका सैचुरेशन ना हो तब तक वो फ्लो नहीं करेगा। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जब वाटर वेट रॉक था, ठीक है, वाटर वेट रॉक था, तो वाटर वेट के केस में क्या होता था, ऑयल इजीली डिस्प्लेस हो जाता था, उसका सैचुरेशन इसका जो क्रिटिकल सैचुरेशन है
वो बहुत ही लो रहेगा। यानी कि वाटर वेट रॉक है तो उसमें ऑयल का सैचुरेशन है जो मूव होने के लिए रिक्वायरमेंट है वो 5 है, तो वही ऑयल वेट रॉक में ऑयल का सैचुरेशन जिसे हम क्रिटिकल बोल रहे थे वो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई ये बात। वाटर वेट रॉक है तो ऑयल का क्रिटिकल सैचुरेशन जो मिनिमम सैचुरेशन रिक्वायर है, यानी कि अगर 100 मीटर क्यूब के पोर्स है तो 5 मीटर क्यूब्स ऑयल भी आ गया तो वो इजीली मूव हो जाएगा। ये क्यों होता है हम देखेंगे आगे रिलेटिव परमेबिलिटी में। फिर इसमें भी देखो, अगर ऑयल वेट रॉक है, ठीक है, तो ऑयल सैचुरेशन कितना चाहिए, 20 मीटर क्यूब। 100 मीटर क्यूब पोर वॉल्यूम है तो 20 मीटर क्यूब जितना ऑयल जब इकट्ठा होगा तब भी ऑयल मूव करेगा। तो उस हिसाब से अगर हम इसमें सोचे वाटर बेस्ड मड है और वाटर वेट रॉक है, ठीक है, तो वो इजीली ऑयल को डिस्प्लेस कर लेगा क्योंकि क्रिटिकल सैचुरेशन ऑलरेडी लो है, 5 मीटर क्यूब जितना ही चाहिए 100 मीटर क्यूब पे, तो वो इजीली ऑयल को डिस्प्लेस कर लेगा। लेकिन सेम चीज़ ऑयल वेट रॉक में अगर वाटर बेस्ड मड इन्वेड हो जाता है तो उस हिसाब में क्या होगा, ऑयल का क्रिटिकल सैचुरेशन 20 मीटर क्यूब हो जाता है। क्योंकि ऑयल वेट रॉक है इसीलिए ऑयल ज़्यादा एडर हुआ है यहाँ पे, वो इजीली इसको मूव नहीं करने देगा। अभी के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए इतना याद रख लो या फिर इसको नोट करके लिख लो। हम जब इसके आगे का चैप्टर देखेंगे कैपिलरी प्रेशर, उसमें ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, रिलेटिव परमेबिलिटी का कर्व देखेंगे उसमें एकदम क्लियर हो जाएगा। तो इसमें ऑलरेडी हाई वैल्यू चाहिए ऑयल को मूव कराने के लिए, तो इसमें ऑयल डिस्प्लेस उतनी इजीली नहीं होगा। ठीक है, याद इतना रखो। अभी के लिए ये सब बता देता हूँ। अगर ऑयल वेट रॉक है तो ऑयल नॉट डिस्प्लेस, ठीक है, उसमें डिस्प्लेस हो जाएगा, इसमें इजीली डिस्प्लेस नहीं होगा। सेम चीज़ अगर मैं ऑयल बेस्ड मड यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, जिसमें ऑयल ज़्यादा होता है, रॉक हमारा अगर वाटर वेट है, अगर रॉक हमारा वाटर वेट है तो ऑयल बेस्ड मड की क्या स्पेशलिटी थी, उसमें ऑयल ज़्यादा होता है। अगर रॉक हमारा वाटर वेट है तो इसमें वाटर का क्रिटिकल सैचुरेशन क्या होता है, 20 मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम इसमें वाटर वेट में ऑयल सैचुरेशन की बात कर रहे थे, हम यहाँ वाटर वेट में वाटर के सैचुरेशन की बात कर रहे हैं, इसलिए बढ़ गया। क्योंकि वाटर वेट है तो रॉक है वो वाटर को क्या करके रखेंगे, जैसे मातृश्री अपने बच्चे को चिपा के रखी है वैसे ही वाटर चिपक के रहेगा। ज़्यादा वैल्यू चाहिए अगर उसको फ्लो करवाना है। इनिशियली 20 मीटर क्यूब जितना वाटर इकट्ठा हो जाएगा, अगर पोर वॉल्यूम 100 मीटर क्यूब है तो ही वाटर मूव होगा। तो अगर ऑयल बेस्ड मड है, अगर वाटर वेट रॉक है तो क्या होगा, वाटर नॉट डिस्प्लेस्ड इजीली। ये सब अंडरस्टैंडिंग वाली बातें हैं, ज़्यादा अच्छे से तभी समझ में आएगी जब आपको रिलेटिव परमेबिलिटी का कॉन्सेप्ट पता होगा। लेकिन अभी ये दिया है बुक में तो मैं बता देता हूँ, आप चाहो तो इसे लग के मार करके रखो फिर देख लेना। ऑयल वेट है तो वाटर क्या होगा, वाटर सैचुरेशन जो क्रिटिकल वाटर सैचुरेशन में उसकी बात कर रहा हूँ। अगर इनिशियली 5 मीटर क्यूब भी प्रेजेंट होगा, क्योंकि ये अब रॉक के साथ चिपका हुआ नहीं है, तो 5 मीटर क्यूब होगा तो भी वो फ्लो होना स्टार्ट कर देगा। तो उस इसमें वाटर इजीली डिस्प्लेस हो जाएगा ये ऑयल बेस्ड मड से। ठीक है, तो इतना याद रखना है, ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं। अगर वाटर बेस्ड मड है और वाटर वेट रॉक है तो उसमें ऑयल होगा वो इजीली डिस्प्लेस हो जाएगा, क्योंकि वो वाटर वेट रॉक होने की वजह से ऑयल को चिपक के नहीं रखेगा, उसको जाने देगा। फिर ऑयल वेट रॉक है तो फिर वो ऑयल इजीली मूव, अगर वाटर बेस्ड मड में ऑयल वेट रॉक है तो ऑयल तो चिपक के रखेगा तो उसमें इजीली ऑयल डिस्प्लेस नहीं होगा, उसका जो क्रिटिकल सैचुरेशन है वो ऑलरेडी हाई होगा उसमें। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ ऑयल बेस्ड मड की हमने बात की तो उसमें भी कॉन्सेप्ट सिमिलर ही है कि अगर वाटर वेट रॉक है और ऑयल बेस्ड मड यूज़ कर रहे हैं तो उसमें जो ऑयल है वो वाटर को इजीली डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, ऑयल बेस्ड मड है और वाटर वेट रॉक है तो वो उसमें रहा वाटर इजीली डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि वाटर चिपक के रहेगा तो ऑयल उसे इजीली डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। लेकिन ऑयल वेट रॉक है तो उसमें क्या वाटर इजीली डिस्प्लेस हो जाएगा, यस इजीली डिस्प्लेस हो जाएगा, क्योंकि वाटर को ऑयल
इजीली चिपक के नहीं रखता है। ठीक है, एक बार समझ लिया फिर कुछ टेंशन नहीं है। ठीक है, इजीली याद रह जाता है और दिमाग लगा के फिर आंसर हो जाता है उस पर। उसके लिए आपको कैपिलरी प्रेशर वाला वीडियो के लिए राह देखनी होगी, जो बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। फिर बात करते हैं फ्लूइड एक्सपांशन की। अब फ्लूइड एक्सपांशन की बात करते हैं तो फ्लूइड एक्सपांशन में क्या होता है कि हमारा जो रिजर्वायर प्रेशर का और टेम्परेचर होता है वो सरफेस प्रेशर टेम्परेचर से डिफरेंट होता है। अब सैचुरेशन किस पे डिपेंडेड है? मास पे तो डिपेंडेड है नहीं। ये किस पे डिपेंडेड है? वॉल्यूम पे डिपेंडेड है। मास जो भी हो, मास से उसको फ़र्क नहीं पड़ता, 5 kg हो 10 kg हो। लेकिन अगर 10 kg वाला 1 मीटर क्यूब स्पेस ऑक्यूपाइड करता है, ठीक है, 10 kg वाला 1 मीटर क्यूब ऑक्यूपाइड करता है और 5 kg वाला 50 मीटर क्यूब ऑक्यूपाइड करता है, तो इसका ही सैचुरेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि ये किस पे बेस है? वॉल्यूम पे बेस है। आप समझ गए होगे मैं क्या बात कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि ये वाटर है, ठीक है, और ये गैस है। ठीक है, तो गैस कितनी 5 kg का होगा, लेकिन वो वॉल्यूम क्या ज़्यादा ऑक्यूपाई करेगा। तो फ्लूइड एक्सपेंशन के क्या मतलब है? ये सपोज करो अपना रिजर्वायर है और ये सपोज करो अपना सरफेस है। अब वाटर रिजर्वायर पे 5 मीटर क्यूब जितना है, तो सरफेस पे भी कितना होगा? 5 मीटर क्यूब जितना ही होगा। ये बात की वाटर की। लेकिन अगर गैस की बात करूँ, वो यहाँ पे 50 मीटर क्यूब है, या फिर मान लो यहाँ पे कम लेते हैं 2 मीटर क्यूब है, ये गैस है, तो वो सरफेस पे कितना हो जाएगा? वो 200 मीटर क्यूब जितना हो जाएगा। ये मैं अप्रोक्सीमेट लगा रहा हूँ सब अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो वाटर तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 हो जाएगा, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये देखो, तो यहाँ पे जो सैचुरेशन मिलेगा वाटर का और यहाँ पे जो सैचुरेशन होगा वो डिफरेंट होने वाले हैं। यहाँ पे Sg क्या होगा? वेरी हाई। Sw क्या हो जाएगा? वेरी लो, क्योंकि रिलेटिव चलते हैं। हमें पता है हम ऑयल ना काउंट करें तो Sg + Sw 1 होता ही है। ठीक है, उस हिसाब से यहाँ पे भी। तो ये फ्लूइड एक्सपेंशन से सीधा सैचुरेशन चेंज होता है, क्योंकि सैचुरेशन वॉल्यूम पे डिपेंड होता है। तो ये चैप्टर था सैचुरेशन का। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल थिंग्स। ये आप इसके बाद आप चाहो तो अभिजीत दांडेकर रीड कर सकते हो, या फिर अब तारिक अहमद भी रीड कर सकते हो। पर आफ्टर रीडिंग दी दांडेकर, नो नीड टू वरी एट ऑल। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। ये था सैचुरेशन। गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।